Hello, backbencher friends. We are starting now October 2020 Vision IAS करंट अफेयर्स जो आपको अवेलेबल होंगे हिंदी टोटल हिंदी कंटेंट में। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है राज व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपको भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन, संक्षिप्त सुर्खियां, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम जारी किया है 2022 का। मौत की सजा पाए अपराधियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिकायत निवारण सूचकांक। आपने अभी जितनी भी वीडियो देखी होंगी ज़्यादातर आपको हिंदी में बोलते हुए तो दिखाया हुआ, लेकिन हिंदी का कंटेंट पढ़ाते हुए आज आप पहली बार यूट्यूब पर देखेंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अगर कोई आपको हिंदी में बोल रहा है लेकिन आपको पढ़ा सब इंग्लिश में ही रहा है, तो ये एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर की। इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जितने भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास कोचिंग करने के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी दूसरी दिक्कतें हैं, उन्हें आप बताइए ये सब चीज़ें, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आए। और ये क्लास क्लियरली बात है, ये क्लास कोई बहुत ही ज़्यादा एक जो कमज़ोर जो बच्चे होते हैं समझ में नहीं आता है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसमें हिंदी में कंटेंट होगा, हर एक चीज़ हिंदी में आपको मिलेगी और सभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें सिंधु जल संधि, भारत अफ्रीका रक्षा संबंध, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस। ओके, इंटरनेशनल पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस कैसी होती है कि हमारा वर्ल्ड है ये, तो सबके जो 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है, किसी भी देश की सीमा होती है समुद्र तक। 12 नॉटिकल के बाहर क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई अपराधी या कोई भी वैसा संगीन व्यक्ति देश से बाहर निकल जाता है तो उसको अगर कोई पुलिस पकड़ती है तो वो इंटरनेशनल पुलिस है। इंटरनेशनल पुलिस सारे देशों का अपना अपना समूह है जो इंटरनेशनल पुलिस कहलाती है, जिसे इंटरपोल भी बोलते हैं। ओके, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तुरंत आप पिन बॉक्स कीजिए, आपको तुरंत हर चीज़ समझ में आएगी। अगला है संक्षिप्त सुर्खियाँ। नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम नॉर्डिक कंट्रीज से रिलेटेड है ये आपको अगले उसमें बताया जाएगा। अर्थव्यवस्था, केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप 3-4 सितारे लगा लीजिए। क्यों? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज रुपए जो है, अब हमारा जो रुपए है वो अब डॉलर को चुनौती दे रहा है। क्यों? इसका कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। इसका सबसे बड़ा कारण ये पड़ रहा है कि अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दिए हैं कई सारे। इंडिया रशिया का सबसे अच्छा फ्रेंड है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया से इंडिया तेल खरीदे, या फिर किसी भी जो खाड़ी देश हैं उनसे भी, जैसे ईरान है, ईरान से अमेरिका की नहीं बनती है, तो ईरान से भी उसने मना कर दिया है। तो इसमें नुकसान क्या है? मतलब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हमारा रुपया, हम अमेरिका से पूछें कि हमें रशिया से तेल लेना है कि हमें ईरान से तेल लेना है कि हमें अमेरिका से लेना है। मतलब रशिया जब हमें 10 रुपये, मान लीजिए 10 रुपये बैरल दे रहा है तेल,
₹80 बैरल मानते हैं, यही इसके आसपास कोई रेट है। 80, 40, 50 के आसपास रेट है इसका। और मान लीजिए अमेरिका दे रहा है, अमेरिका खुद तेल तो दे नहीं रहा है, अपने भी नहीं देगा, क्या कह रहा है, खाड़ी देशों से खरीदो। खाड़ी देशों ने इसका फायदा उठाते हुए क्या करा, तेल की कभी कमी पड़ रही है तो उन्होंने सबसे ज्यादा रेट बढ़ा दिए इसके, जिसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी पे। जिससे इंडिया, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये हमारे 4 ऐसे वो हैं। बांग्लादेश को तो नहीं गिन सकते, लेकिन वो भी अब इस लाइन में आ चुका है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 2 देशों की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ध्वस्त हुई है, जिसके कारण से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ओके, अब क्या है, यहाँ पे बात थी अमेरिका और रशिया, उसकी इंडिया की। रुपए का इंटरलाइजेशन कैसे हो रहा है, रशिया और इंडिया में एक बहुत ही बड़ा पैक्ट हुआ है। किस बात का पैक्ट, कि हम दोनों जो भी ट्रेड करेंगे वो किस में करेंगे, रुपए में। अब डॉलर में ट्रेड नहीं होगा। ऐसे इंडिया और ईरान का भी हुआ है, ऐसे इंडिया और जितना भी ये एशियन कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इस तरफ भी ऐसे ही हुआ है। और एक हुआ है उसके संग, सऊदी अरब के संग, सऊदी अरब, इसको आप चेक करने हैं, इसमें हम बताएंगे अभी आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉट स्पॉट टॉपिक है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा आसार है। तो इसको हम बहुत सारे अकाउंट्स बताएंगे जो जो आपके होते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की उत्पादकता संबंधी चुनौतियां, मतलब प्रोडक्टिविटी रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ इंडिया। ओके, कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे हिंदी मीडियम छात्रों को भी कुछ कुछ शब्द हमें हिंदी में समझ में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है हिंदी मीडियम के संग, कि उन्हें ना तो इंग्लिश में, ना तो पूर्णतः इंग्लिश ही समझ में आ रही, ना ही पूरे तरह हिंदी। क्यों, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी मीडियम को बिल्कुल समझ में नहीं आते, जिनका अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्यूशन लाऊंगा। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं आपको एक एक शब्द की पूरी इतनी स्मार्ट तरीके से तैयारी होगी अब, बहुत ही ज़्यादा, ये मेरी जिम्मेदारी है पूरी। ओके, इंग्लिश में हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ इंडिया। अब काफ़ी हम इंडिया में देख रहे हैं कि हिंदी थोड़ा थोड़ा अब प्रचलन बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ के कई सारे फ्रेंड्स आए हैं जो 20 रैंक है जिनकी, और यूपीएससी में एक हिंदी का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है। ओके, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये एक टॉपिक है। नोबल पुरस्कार 2022, ये थोड़ा बस इतना ही जानना है कि उसने कितना कितना किस किस लाइन में नोबल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार, सबसे पहली चीज़ होती है नोबल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में मिलता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, सामाजिक संगठन में और साइंस में, ये 3 चीज़ों में मिलता है। साइंस में किस किस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बस 2 में मिलता है जहाँ तक। और इसका हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे जब इसमें पुरस्कार पढ़ाए जाएंगे। पुरस्कार अब थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पुरस्कार से रिलेटेड। ओके, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये बहुत पुरानी योजना है, इसके बारे में आपको सबको पता होगा, फिर भी हम इसे विस्तार से बताएंगे अब आपको। कोयला लॉजिस्टिक नीति 2022 का मसौदा, एक राष्ट्र एक उर्वरक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक नया टॉपिक आया, हॉट स्पॉट टॉपिक, इस पे भी 2 स्टार लगाओ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में रही है कि एमएसपी पर कुछ ऐसी फसलें हैं जिस पर एमएसपी बढ़ा दी गई है, नहीं शायद कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर दी जा रही है ना। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा है, वही नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, है ना, ये सब है। लॉजिस्टिक ईज ऑफ क्राफ्ट
अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस सर्वेक्षण रिपोर्ट। इस संक्षिप्त सुर्खियाँ इन्हें पढ़ लीजिए। भारत की हर जीडीपी डूम लूप इंटर ऑपरेटिव रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए मानक संचालन प्रक्रिया परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARCS। ओके, हम ARCS तो लिख सकते हैं लेकिन हम इसे शॉर्ट में नहीं लिख सकते। हम जैसे लिखेंगे शॉर्ट में का कोई नहीं पढ़ पाएगा। ARCS हर कोई समझ सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के संग में, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है हमने, डोंट वरी। ऋण वसूली अधिकरण डेबिट्स रिकवरी ट्रिब्यूट्स DRTS। ओके, दक्ष एक नया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसे भी पढ़ेंगे हम। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ये भी एक नई योजना आई है। दक्षिण भारत की वजह उत्तर भारत में गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है, ये भी एक हॉट टॉपिक रहा है। भारतीय गुणवत्ता परिषद बिजनेस 20 डाटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा। कोडेक्स एलिमिनेशन कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडेक्स एलिमिनेशन कमीशन CAC, ये आ जाता है कोडेक्स। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल। ओके, असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स। भारत सीरीज BH। ओके, एल्यूमिनियम से निर्मित रेल बोगियां, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा में क्या क्या है? सुरक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? रक्षा के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, सीमा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका और संक्षिप्त सुर्खियां। दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली डिक्लेरेशन, हल्का युद्ध हेलीकॉप्टर, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। LCH, इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? ये टोटली मेड इन इंडिया, MII। ओके, मेड इन इंडिया, पूर्णतः स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। C-95 परिवहन विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके बारे में। डर्टी बम, ये एक नया बम निकला है डर्टी बम, इसके बारे में पढ़ा जाएगा क्या है। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ओके, सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। सैन्य अभ्यास तो सभी का याद कर लेना चाहिए, जैसे जापान, इंडिया, ऐसे याद करो। देखो, इंडिया से जितने भी पहले पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान से तो इतना रिलेशन ही नहीं है अभी। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना का हो सकता है, इंडिया अमेरिका, इंडिया श्रीलंका, ऐसे करके पहले इंडिया से रिलेटेड देखे जाए, है ना। इंडिया मालदीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स का। ओके, अब देखते हैं मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जैव विविधता को वानिकी की मुख्य धारा में लाना। अब देखो, वानिकी कितना कठिन शब्द लग रहा है सुनने में। इसका क्या? फॉरेस्ट्री, समझ में आया? मतलब हिंदी में देखा जाए लग रहा है कठिन, लेकिन है नहीं कठिन। फॉरेस्ट्री, अब जो चीज़ हम जनरली बोलते हैं वो काफ़ी सरल हो जाती है। जैसे फॉरेस्ट्री मतलब वन लगाना, पूरे जितनी भी खाली जगह, कितनी कितनी जगह में। जैव विविधता को वानिकी की मुख्य धारा में लाना, जो भी हमारी जो जैव विविधता है उसको वानिकी की मुख्य धारा में लाना है। अब शहरी बाढ़, ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। क्यों? शहरी बाढ़, जो अर्बन फ्लडिंग हो रहा है, मतलब आखिरकार हम शहर तो बना रहे हैं लेकिन तब भी फ्लड आ रहा है, तब भी लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे एक तरीके से शहर फेल है। इसीलिए मोदी जी ने अभी स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी का लक्ष्य रखा था, जिसमें कई सारी स्मार्ट सिटी बन रही है। जैसे गिफ्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। ओके,
गिफ्ट सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। ओके, ये एक नई सिटी बन रही है और इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखना है गिफ्ट सिटी की। अगला क्या है? मावलुह गुफा। अगला है संक्षिप्त सुर्खियां। यूएनएफसीसीसी ने एनडीसी सिंथेटिक रिपोर्ट 2022 जारी की। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022, इमिशन गैप रिपोर्ट। ओके, coldest year of the rest of their lives report, the coldest year of the rest of their lives reports, state of climate action report, climate transparency report, and a world energy outlook, greenhouse gas bulletin, स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स किस एरिया को कहते हैं या बताएंगे इन कमेंट। ओके, आखिरकार मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में, ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ओके, सीसा विषाक्तता। विषाक्तता तक कठिन है, यही कोई कह दे हिंदी में पॉइजनिंग। सिंपल सीधी सी बात है, विष। जहाँ कहीं विष है इसका मतलब जहर, विषाक्तता। ग्रीन या हरित पटाखे, संपीड़ित बायोगैस, प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या चीज नई हमें सीखने को मिलेगी? प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण क्या है ये मैं आपको शॉर्ट में अभी समझा देता हूँ। जैसे हम रात में लाइटें जला रहे हैं, ठीक है, हमने बल्ब जलाया, अब बल्ब को हम जलाते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इससे प्रदूषण कितना हो रहा है। रात में पहले क्या होता था, अंधेरा होता था, अब क्या हो रहा है, अब रात में भी दिन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पक्षी अब बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रात हो रही है या दिन हो रहा है, तो उन्हें सोने में प्रॉब्लम होती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि पेड़ों को भी दिक्कत आ रही है। पेड़ जो रात में सो जाते थे, अब उन्हें रात में भी बहुत दिक्कत होती है। इसकी वजह से आप देखते होंगे लाइट के जो और पास के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां कुछ फीकी पड़ जाती हैं। इसको कभी गौर करके देखना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन। ये एक नया पॉल्यूशन निकल के आ रहा है। देखिए सीधी सी बात है, जो भी हमने अपने लिए सुविधाएं करी हैं वो दूसरों को दिक्कत ना दें, यही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, मान लीजिए रात में लाइट की आवश्यकता नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि 10 बजे तक, कोई भी अपना जाता है, मान लीजिए कोई महिला है, कोई भी व्यक्ति है, वो 10-11 बजे तक अपने घर के अंदर आ जाता है। मुझे लगता है कि 12 बजे से या फिर 12 बजे से 4 बजे तक सारे जो स्ट्रीट लाइट है उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि चोरों को फायदा मिलेगा, इससे चोरी ज़्यादा होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए 2-2 मीटर पे लाइट लगी, कहीं कहीं ऐसा है दोनों साइडों में लाइट है, तो एक साइड की बंद कर दो, एक साइड की चलने दो। अब मान लीजिए बहुत आसपास लाइटें हैं, लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम बिजली का उत्पाद वेस्ट करें। क्यों? मान लीजिए एक लाइट हम जला रहे हैं अपने घर के बाहर, और सोचो अगर हम उस लाइट को बंद कर देते तो किसी गरीब का घर जल सकता है, उसके गरीब के घर में भी लाइट आ सकती है। सोचिए एक लाइट का हमने प्रोडक्शन बंद करा तो कितना सारा कोयला बचा हमारा। हम सोचते हैं हमें लाइट फ्री में मिल रही, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, इसकी भी हमें कीमत चुकानी पड़ रही है, और शायद आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। ओके, प्रकाश प्रदूषण इज इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी आप 3 स्टार लगा लो। क्यों? ये एक नया प्रदूषण आया है, शायद इस बार यूपीएससी में पूछ ले। अब आता असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब एक बॉक्स में कवर कर दूंगा, वो आपको सबसे बाद में बताए जाएंगे टॉपिक्स। इस सीरीज की सबसे बड़ी स्पेशली बात यही है। ओके, अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ग्लोबल इकोसिस्टम टोपोलॉजी। ओके, बाघों का स्थान परिवर्तन, ये एक टॉपिक हो सकता है। ये स्थान परिवर्तन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाघों का इतना इम्पोर्टेंट नहीं। क्यों? स्थान परिवर्तन में इस बार क्या हुआ, चीते को लाया गया है। किसे लाया गया है?
चीते को, चीता। तो लेपर्ड कहाँ से लाए गए? अफ्रीका से लाए गए। कहाँ? इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा, कहाँ पे लाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। ओके। कुडूवर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, स्थॉल बियर, स्लॉथ, इंग्लिश में कोई पढ़ेगा स्लॉथ, लेकिन इसमें क्या है? स्लॉथ बियर। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अरावली में खनन, कोलार फील्ड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट तो है उसके साथ इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? कोलार फील्ड्स, आपने एक बहुत ही अच्छी मूवी आई है जो पूरे देश में धमाल मचाए पड़ी है, उसका नाम है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। जो कोलार गोल्ड फील्ड की जो कहानी है वो शायद किसी को पता ना हो, वो एक रियल कहानी है वास्तव में। उसको आपको सुन के बड़ा अचंभा होगा। इसमें एक पॉइंट बताता हूँ, आराम से सुनिए, मजे से, एकदम टेंशन मत लीजिए। कोर्स हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है कोर्स हमें कंप्लीट नहीं करना है, हमें हर चीज़ सीखनी है। कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में तो बहुत समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। कोलार गोल्ड फील्ड की सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वास्तविक जगह है। आप गूगल पर सर्च करके देखना, ये एक वास्तविक जगह है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इसका 900 टन, यस आई एम राइट, 900 टन गोल्ड इस फील्ड से निकाला जा चुका है। समझ में आया? वो भी किस समय? जब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने 1800 के आसपास, 1853 के आसपास इस फील्ड से सोना निकालना चालू करा। वो भी कैसे कि गांव वाले थे वो कुछ जानते नहीं थे कि कैसे करके निकलता, मिट्टी में से छान के ही सोना निकलता था। सबसे बड़ी खासियत है इस फील्ड की, क्या? इसकी मिट्टी में ही सोना होता था। इस देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, इस देश की मिट्टी। ठीक है ना? तो ये वास्तविक बात है। इसमें से जैसे हम लोग कभी हमने काम करते हुए देखा होगा, जैसे रेते में से कंकड़ी निकाल लेते हैं, वैसे ही सोने की गोलियां सी निकलती थी। तो 900 टन सोना अंग्रेज यहाँ से ले गए थे और उसके बाद से इसे बंद कर दिया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि जितना इससे सोना निकाला जा रहा था और उतना ही उससे ज़्यादा उसका खर्चा आ रहा था। जितना इसको सोना निकालने की लागत आ रही थी वो कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। लेकिन अब एक बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने को मिली है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस फील्ड को दोबारा ओपन करने की मंशा रखी है। उसको कर्नाटक गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इस फील्ड को दोबारा खोल दिया गया तो शायद इससे और लाभ हो। और सबसे बड़ा हम एक बात पूछना चाहूँगा कि देश में सबसे ज़्यादा सोना किस जगह है, कौन से स्टेट में? आप सुनकर चौंक जाएंगे जो मैं अब आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सोना अगर कहीं पाया जाता है, किसी ज़मीन में दबा हुआ है, तो वो है बिहार। यस, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और शायद किसी को पता भी ना हो। बिहार में देश का 49% सोना बिहार में है। समझ रहे हैं? ये सही बात है, आप चेक कर सकते हैं ना माने तो। बिहार में फर्स्ट नंबर पे बिहार में सबसे ज़्यादा सोना है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद और स्टेट आते हैं। और जिसकी खुदाई को लेकर अब बिहार सरकार भी अब धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में लगी हुई है ना? काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक है कुछ तो इसमें, जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। देखो, तो हम कहाँ पे थे? बिहार, हमारा कोलार गोल्ड फील्ड्स, KGF। अब KGF 3 भी बनने वाली है दोस्तों 2023 में। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ग्लाइफोसेट
क्या हो रहा है? ग्लाइफोसेट्स और पर्यावरण हमने देख लिया। ग्लाइफोसेट और अगला है प्रशांत महासागर में एक नया द्वीप। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, शायद एक नया द्वीप मिला है प्रशांत महासागर में। ओके। सामाजिक मुद्दे प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है। जैसे क्षेत्रीय भाषा है, मान ली तमिल से, किसी को तमिल पसंद है तो उसको उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है। कोई असमिया है, क्षेत्रीय भाषा, हाँ सबसे बड़ी चीज स्टेट की भाषा होगी तमिल, तो मान ली क्षेत्रीय भाषा कैसी होगी? यूपी को ले लो, यूपी में इधर बोली जाती पूर्विया, तो पूरब की भाषा में हमें उच्चतर शिक्षा देनी है। इससे क्या लाभ होगा? बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो और बढ़ेगी, है ना, क्योंकि हमें बोलने में कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उधर की भाषा अलग है, इधर की अलग है। बिहार का बच्चा कुछ और बोलेगा, गुजरात का कुछ और बोलेगा। भारत में पोषण सुरक्षा, अगला टॉपिक है लैंगिक वेतन समानता। ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये कौन से उसमें आ सकता है आपका? सोशल, सामाजिक मुद्दों में, सामाजिक मुद्दे ही चल रहे हैं शायद अभी, सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं। इसमें आपको किस में आएगा? जो महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दे हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत में पोषण सुरक्षा, भारत में ड्रग्स रेगुलेशन इकोसिस्टम, हाँ ये एक हॉट टॉपिक हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है अभी। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम घोषित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत पुरानी चल रही। स्वच्छता परिणाम, ये भी। लर्निंग लॉसेस, हाँ ये लर्निंग लॉसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? इसका इफेक्ट जो है वो कोविड से रिलेटेड होगा, है ना। इसमें आया युवा 2.0, युवा बहुमुखी प्रतिभागिता की योजना, युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथॉरिटीज स्कम। ओके। हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट, शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वर्ष 2022 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2022 का भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2022 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वन हेल्थ, फ्लैक्स ईंधन, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फ्लैक्स ईंधन। आखिरकार ये है क्या, इसको बताएंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन, संक्षिप्त सुर्खियां, व्यावसायिक 5G सेवा, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, GLN, LVM-3M2 मिशन, संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप, चंद्रमा की सतह पर सोडियम की मात्रा का मानचित्रण, ज्वारीय विघटन घटनाएं, गामा किरण विस्फोट या प्रस्फुटन, आंशिक सूर्यग्रहण, आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की। ओके। फर्स्ट एवर फंगल, क्या है? फर्स्ट एवर फंगल प्रियोरिटी पैथोजेंस रिपोर्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। संस्कृति, जो हमारा कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या दिया है? महाकालेश्वर मंदिर, भारत में मुद्रा शास्त्र, बताइए मुद्रा का भी एक शास्त्र है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस किस टाइप की मुद्राएं होती थी, किस कैसी कैसी होती थी, इसमें सब दिया हुआ होगा। मोढेरा, साहित्य में गोवल नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, नॉनसेन, ये भी एक अच्छा पुरस्कार होगा, इसके बारे में देखेंगे। सोशल मीडिया एवं सिविल सेवा,
ये हमारा नीति शास्त्र का एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। इसमें शायद एक आध टॉपिक पूछ ले कि सोशल मीडिया के सामने क्या एक सिविल सेवक को आना चाहिए, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। इसमें दोनों दी हुई हैं। ऐसे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि सोशल जैसे कोई सिविल सर्वेंट है उसको क्या, जैसे जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं और अब तो बिजनेसमैन, अब तो आप देख रहे होंगे हर एक दूसरा व्यक्ति यूट्यूब फेसबुक हर जगह फेमस हो चुका है। क्या आप सिविल सेवकों को भी थोड़ा सा इस फील्ड में उतरना चाहिए? क्या आवश्यकता है कि सरकारी कर्मचारियों को भी थोड़ा सा इन चीज़ों में उतरना चाहिए? क्योंकि सिविल सेवक की जो जीवन होता है वो पूरा नागरिकों के लिए समर्पित होता है। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकती है, ये सब अच्छे टॉपिक है। प्लीज बताइएगा। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अगला है परिशिष्ट 11 नंबर का। और शायद मुझे लगता है यहाँ पे हमारी जो सीरीज है खत्म हो गई है। ओके, अब हमारा पहला टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। आज जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स क्या क्या होते हैं? जैसे हमने जमीन बनवाई उसका जो बैनामा होता है, और जो हमें कागज मिलते हैं जमीन के, जो कागज होते हैं उनको क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है, डिजिटलाइज। ओके, अब जितना भी हमारा कागज होंगे वो क्या होंगे, डिजिटलाइज होंगे। उससे क्या लाभ होगा? सबसे बड़ा लाभ तो हमारे नागरिकों को होने वाला है। इसके लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि जो जो ये आपसी मनमुटाव होता है वो चीज़ खत्म होगी, लड़ाई। ओके, और दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ है वो है बेनामी संपत्तियों का समाप्ति। ये सबसे बड़ा टॉपिक है और शायद इसी के लिए डिजिटलाइजेशन हो रहा होगा। इसमें क्या क्या लिखा है अब हम पढ़ इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। किसी को भी कोई भी चीज़ समझ में आया वो तुरंत पिन। जैसे भारत में लगभग 94% गाँव में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये काफ़ी अच्छी बात है। 94% गाँव में भूमि अभिलेखों का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के डिजिटल कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी वेबसाइट पर लैंड ऑफ राइट्स को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। ओके, अगला पॉइंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें भूमि का विवरण और उसके मालिक का उल्लेख होता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो मैंने बताया था आपको, बैनामे के कागज होते हैं, उसमें सभी लोगों का विवरण दिया होता है। 75.78% उप पंजीयक कार्यालयों में भूमि अभिलेखों एवं संपत्ति पंजीकरण का एकीकरण कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भूमि के रिकॉर्ड्स हैं और संपत्ति का जो हमारे जो भी किसी के पास मनी होता है, जितनी भी इसका संपत्ति होती है और भूमि अभिलेखों का, इनको क्या कर दिया, एक कर दिया है। इससे क्या लाभ होगा? ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के पास कितनी जगह है। जैसे कुछ लोग क्या करते थे, जैसे जमीन के कागज नहीं दिखाते थे, जिससे हमें लगता था अरे ये तो बहुत गरीब है, यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत जमीन होती है। और जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरों की जमीन छीन लेते हैं, वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। जिसके नाम जमीन है वो वही रहेगी। ऐसा नहीं कोई कब्जा कर ले, कब्जों पे भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। 70 पॉइंट
41% भूमि भू संपत्ति मानचित्रों के डिजिटलीकरण को पूर्ण किया जा चुका है। ठीक है, अचल संपत्ति की और इसके विभाजन को दर्शाते हैं। इससे भूमि के स्वामित्व एवं उपयोग को लिखित और स्थानिक डेटा एकीकरण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। ये तो रिकॉर्ड्स दिए हैं बस, और कुछ नहीं, ये खाली एक डाटा है और कुछ नहीं। इसमें क्या दिया है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने की भी योजना बन रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है DILRMP के बारे में। अब ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, 3 प्रमुख घटक है। ये 3 घटक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। DILRMP के क्या क्या हैं। अब देखो हिंदी में भी इंग्लिश है, कहाँ तक बचोगे इंग्लिश से, नहीं फिर भी इसमें काफ़ी प्रयास किया गया है हिंदी में बताने का। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, सर्वेक्षण, सर्वे और रीसर्वे, दोबारा सर्वे। पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण, जो पंजीकरण करा उसका कंप्यूटरीकरण, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व। इनका महत्व क्या है, जो मैं आपको लाभ हानि ये सब गिना रहा था, वही चीज आएगी निकल के बाहर। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ऋण वितरण, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आखिरकार जो भी मतलब गांव के लोग हैं उन लोगों को हम लोन दे सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को अब तक लोन नहीं मिलता था, मान लीजिए कभी फसल में नष्ट हो गई या कुछ भी हुआ, हर किसी का फसल बीमा नहीं होता है, तो उन्हें क्या होगा, बैंक कर्मियों द्वारा उनकी जांच करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, MSME क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में सहायता मिलेगी। मुकदमेबाजी या भूमि विवाद, ये भी मैंने बताया है। ये जो भूमि रखरखाव प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी। अवसंरचना विकास, ठीक है। इससे क्या होगा, पुनर्वास और मुआवजे के दावों के निपटान की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। मान लीजिए किसी का खेत है, इससे कोई सड़क जा रही है, तो जो इतना एरिया हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने, अब यही नहीं मालूम, अब कोई कह रहा है नहीं हमारी इतनी जगह थी, वो कह रहा है नहीं हमारी पूरी जगह थी, तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था पहले। उस चीज को अब खत्म कर दिया है, मतलब काफी सुधार होगा उसमें। राजस्व सृजन, संपत्ति की बेहतर बिलिंग और उसके संग्रहण से राजस्व, स्थानीय राजस्व में वृद्धि होगी, ठीक है। इसके जो 5 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट किए गए भूमि अभिलेखों को रिकॉर्ड की एक प्रणाली शुरू करना, स्वचालित और स्वतः दाखिल खारिज नामांकन की शुरुआत करना, लिखित एवं स्थानिक रिकॉर्ड का एकीकरण करना, राजस्व एवं पंजीकरण के बीच आपसी जुड़ाव की एक प्रणाली शुरू करना, वर्तमान विलेख पंजीकरण और अनुमानित स्वामित्व अधिकार वाली प्रणाली के साथ स्थान पर स्वामित्व अधिकार की गारंटी वाली निर्विवाद स्वामित्व अधिकार की प्रणाली की शुरुआत करना, ठीक है। अगला क्या है, इसमें पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति निर्माण में दक्षता की वृद्धि। नीति निर्माण, अब किसी भी चीज का मान लीजिए सेंट्रल के द्वारा भूमि का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है, भूमि उपयोग की योजना बनाई जा रही है। मान लीजिए आपकी बंजर भूमि पड़ी है, ओके, किसी काम की नहीं, आपको भी उससे कोई लाभ नहीं है, सब लोग कह रहे हैं बेच दो बेच दो, लेकिन आप नहीं बेचना चाहते, क्यों, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर आपकी ये जमीन बिक गई तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट अब इस जगह को खरीदेगी या कुछ भी उस पर ऐसी योजना बनाएगी जिससे आपको, मान लीजिए इस पे पेड़ ही लगा दो, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बंजर भूमि पे भी अच्छी फसल दे सकते हैं। हमारे भोले वाले किसानों को कुछ नहीं पता कि उसमें कौन सी फसल लग सकती है या कौन सी नहीं लग सकती, ओके। धोखाधड़ी वाले लेन देन पर रोक, ये बहुत बहुत बड़ा हुआ है। धोखाधड़ी कैसी, मान लीजिए जमीन है
गवर्नमेंट की। काफी लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं बिना उसके, पता ही नहीं चलता, रात भर में कोई जल्दी जल्दी में आया, उसको कर दिया, किसी और की जमीन है और अपने नाम पे बेच दी। ठीक है, तो धोखाधड़ी वाले को, इसको बेनामी लेन देन के माध्यम से होने वाले काले धन को सृजन को रोका जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये वाला ठीक है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ। कल्याणकारी योजना कैसी है? वही फसल बीमा योजना, कृषि सब्सिडी योजना, ठीक है, आसानी से प्राप्त होंगे। जो अभी ज्यादा कागजी कार्यवाही होती है वो सब खत्म हो जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया में कम मानवीय हस्तक्षेप। इससे क्या होगा? दस्तावेजों के पंजीकरण में लगने वाले समय में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा? भूमि अधिकारों स्थानांतरण, भूमि की खरीद और बिक्री में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकथाम लगेगी। यही 3-4 टॉपिक है। क्या क्या थे? दोबारा से रिवाइज करते हैं हम, ठीक है। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ऋण वितरण। दूसरा है मुकदमेबाजी या भूमि विवादों में कमी। तीसरा है अवसंरचना विकास। चौथा है राजस्व सृजन। पांचवा है भू नीति निर्माण की दक्षता में वृद्धि। छठा है धोखाधड़ी वाली लेन देन पर रोक। सातवां है कल्याणकारी योजनाओं के लाभ। सातवां है पंजीकरण प्रक्रिया में कम मानवीय हस्तक्षेप। फिर है भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में विद्यमान बाधाएं। बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं? जैसे पारंपरिक बाधाएं, समस्याएं। पारंपरिक समस्याएं कैसी हैं कि आखिरकार मान लीजिए बहुत ही पुराना रिकॉर्ड है, अब ये जमीन किसी और के नाम है, मान लीजिए वो जमीन किसी और के नाम हो गई, अब वो जगह नक्शे पर अपडेट नहीं हुई है, जो तहसील या कहीं की ताल्लुका भी बोलते होंगे, वहां पर वो नक्शा अपडेट नहीं हुआ है। अब लेखपाल ने जो नक्शा पुराना वाला है वही नक्शा गवर्नमेंट को दे दिया। अब जो नया पुराना नक्शा अगर अपडेट हो गया तो नए वाले की, जिसने जमीन ली है, उसको समस्या आ सकती है। ठीक है, वही चीज होगी इसमें। देखो, पुराने दस्तावेज से प्राप्त अविश्वसनीय व खराब डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, निम्न स्तर का डेटा संग्रह। डेटा संग्रह भी गलत हो जाता है, हम चाहे कितना भी डिजिटलाइजेशन कर लें, लेकिन करना तो इंसान को ही है। तो इसमें क्या है? पुराने कागजी अभिलेखों के से प्राप्त जानकारी का बेमेल होना, भूमि के विस्तार का गलत आकलन, प्रशासन की सीमित क्षमता। इसमें भी क्षमता, कौशल की कमी है, तकनीकी कमी है, लोगों की कमी है ना? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। राज्यों के बीच एक रूपता ना होना। इसमें कह रहे हैं भूमि और इसके प्रबंधन से संबंधित राज्यों में क्षेत्राधिकार में आते हैं। अलग अलग राज्यों के बीच डेटा के मानकीकरण की कमी है। अलग अलग नोडल एजेंसी के बीच समन्वय का अभाव है। मान लीजिए 2 एजेंसीज हैं, कोई सर्वे करने आ रही है कंपनी, कोई पंजीकरण कर रही है और कोई आपकी जमीन की देखभाल कर रही है। अब मान लीजिए पंजीकरण वाली कंपनी सर्वेक्षण वाली कंपनी की बात नहीं सुन रही, सर्वेक्षण वाली कुछ और कह रही है, पंजीकरण वाली कुछ और पंजीकरण कर रही थी। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। डिजिटल गैप। डिजिटल गैप क्या है? गरीब और कमजोर वर्गों के लिए क्या है? स्वामित्व अधिकार के बाद दावे को मुश्किल बना सकता है। डेटा के लीक होने और साइबर हमलों का खतरा, ये एक इम्पोर्टेंट वो है पॉइंट। अभी हाल ही में एम्स का डाटा लीक हुआ था, जिसमें कई सारे पेशेंटों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ओके, अब अगर ऐसे ही हमारी संपत्तियों पर भी हो जाए और उसमें कोई एडिट कर दे थोड़ा बहुत भी, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो असली जिसकी जमीन होगी वो बेजमीन हो जाएगा, और जिसकी नहीं होगी उसको जमीन मिल जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। उपभोक्ता प्रोफाइलिंग की संभावना।
इसमें क्या है, स्वामी की वित्तीय स्थिति को दर्शाना उनकी प्रोफाइलों के लिए किया जाता है। ठीक है। विश्वास से जुड़े मुद्दे, दुर्भावनापूर्ण तरीके से हेरफेर किए जाने की संभावना है इसमें। अन्य मुद्दों में क्या है, लैंगिक समावेशिता की कमी, निरंतर चलने वाले भूमि विवाद प्रभाव, तेज इंटरनेट और कनेक्टिविटी डेटा की दिक्कत, ये तो खैर है ही हर जगह। अब इसमें मान्यता कैसे दी जाती है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मान्यता देना भी देखो। सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इसमें भूमि धारक का नाम, भूखंडों की संख्या, उनका आकार तथा राजस्व दर जैसे विवरण शामिल होते हैं। पंजीकरण, बिक्री लेख, इससे क्या होता है, ए जो आदमी है वो किसी दूसरे आदमी को बेची गई जो संपत्ति है उसके करों का भुगतान करता है। ठीक है। ऐसे अब मान लीजिए ऑफलाइन हो रहा है, उसने बचा लिए पैसे, तो उसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी इससे। सर्वेक्षण दस्तावेज, यह भूमि संपत्ति की सीमाओं को, क्षेत्रफल को दर्शाता है। इससे यह भी साबित किया जा सकता है कि उक्त संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। ये भी अच्छी चीज है कि सरकार को भी पता चलेगा कि कौन क्या ले रहा है, वरना तो पता ही नहीं चलता है कितनी जमीन किसके पास है। संपत्ति कर की रसीदों में भूस्वामी का पता चलता है। ठीक है। अब क्या है, डिजिटलीकरण देने को उपाय देख लो। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS, ये क्या है भाई, NIC द्वारा विकसित इन हाउस उन्नत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये क्या है, ULPIN, ये क्या है, ये आधार कार्ड की तरह है। 14 अंक की एक पहचान संख्या जो प्रत्येक भूखंड को आवंटित की जाती है। भू नक्शा, जमीन का नक्शा दिया जाएगा। स्वामित्व अर्थात गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, संपत्ति कार्ड प्रदान करना, हर चीज का आप कार्ड मिलेगा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में किसी भी भाषाओं में कार्ड प्राप्त कर सकते हो। राज्य स्तर का प्रयास, भूमि परियोजना, तेलंगाना धरती परियोजना, ये क्या, ROR डाटा को व्यक्ति के भूखंड एकीकृत करती है। ठीक है। आगे की रहा, अब मान लीजिए हमने लाभ भी पढ़े, हानि भी पढ़ी। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका लाभ होगा या हानि होगी। जब गवर्नमेंट कोई कदम उठा रही है तो इसका कोई ना कोई लाभ ही होगा। सरकारी कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण और माध्यम को कौशल प्रदान करना। अगर मान लीजिए आपको गलती नहीं चाहिए, उसकी हानि नहीं उठानी है, तो प्रशिक्षण प्रदान कीजिए और उपयुक्त उन्हें इंटरनेट स्पीड दीजिए। भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्र करना चाहिए। पहले सर्वेक्षण हो, उसके बाद मानचित्रण हो, ना कि जो पुराने मानचित्र हैं उन्हीं पर ही डायरेक्ट रिकॉर्ड बना दिया जाए। ठीक है। उचित सुरक्षा संबंधित प्रणालियों को अपनाया और लागू करना चाहिए। इसमें क्या है, राज्य स्तर पर समझ डेटा सेंटर, हाई स्पीड प्रोसेसर, वही चीज है, क्षमता निर्माण। ठीक है। स्पीड बढ़ाना और बीच बीच में से क्या करना है, अपडेट करना है। जो भी हम डिजिटल कर दे, अब ये नहीं है कि अपडेट ही नहीं करा 10-20 साल तक। आगे क्या है, जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए। भूमि अभिलेखों को तैयार करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए एक समान मानकों का निर्माण करना चाहिए। तो ये हमारा एक टॉपिक समाप्त होता है। क्या था, लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स, भूमि का डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ओके। अब आगे के टॉपिक हम कल से पढ़ेंगे। जी हमारी पहली वीडियो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कल पढ़ा जाएगा। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इसे पढ़ के आइए, एक बार देख लीजिए एक नज़र, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ आएंगी
आगे से क्वेश्चन भी आया करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग है, इसलिए आपको पूरा कलम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक टॉपिक और दूसरा टॉपिक जो है क्या है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर सीइंग माय वीडियोस।